नेताजी का चश्मा पाठ हमने कर लिया है लगभग। आज मैंने इसके प्रश्नोत्तर पर बात की थी कल चलिए, तो उसमें आगे और भी हैं जो उस समय मेरा ध्यान नहीं गया उस पर। रचना और अभिव्यक्ति जो भाग होता है यह ज़रूरी है करना, क्योंकि इससे जो आपके सोचने की क्षमता है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो बाहर आएगी। तो इस पर हम आज बात करते हैं। पहला इसमें है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। जिसमें पहला वाक्य है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। अब इससे उनकी कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो हालदार साहब एक संवेदनशील व्यक्ति थे। इस बात से कोई भी व्यक्ति कहीं से गुजरता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें से कुछ उसके पसंद की होती है। हर आदमी अलग अलग, एक ही जगह पर रखी हुई 4-5 चीज़ों में से हर आदमी अलग अलग चीज़ को ज़्यादा रुचि से देखता है। इससे उसके स्वभाव, उसके व्यवहार का पता चलता है कि उसकी पसंद क्या है, वह क्या चाहता है। तो हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इससे उनकी एक तो यह विशेषता पता चलती है कि वे एक नियमित रूप से काम करने वाले व्यक्ति थे। जो करते थे वो नियमित रूप से करते थे। अब उस चौराहे पर रुककर पान खाना है तो वहीं रुक के खाते थे। दूसरी विशेषता उनकी यह पता चलती है कि वह एक संवेदनशील व्यक्ति थे। एक संवेदनशील व्यक्ति थे और देश के प्रति उनके मन में एक भक्ति की भावना थी, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति एक आदर का भाव था, एक निष्ठा की भावना थी, जिस कारण से उनको नेताजी की मूर्ति पर जो काम हो रहा था वहाँ, जो कैप्टन चश्मे वाला चश्मा लगा देता था, तो इससे वो प्रभावित हुए। तो उनके मन में कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना थी, जिसके चलते वह उस ओर जरूर निहारते थे। तो उनकी एक तो संवेदनशीलता, एक तो नियमित होना, फिर दूसरा संवेदनशीलता, और तीसरी बात कि उनमें देशभक्ति की भावना थी। इसके चलते वे बार बार वहाँ बिना देखे नहीं रह पाते थे नेताजी की मूर्ति की ओर। उनके मन में उस चश्मे वाले के प्रति भी बड़ा आदर का भाव था, क्योंकि वह हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं या जिन्होंने देश के लिए काम किया, उसके प्रति वह गरीब चश्मे वाला इतनी जिम्मेदारी दिखा रहा था। तो इससे भी वह बहुत प्रभावित थे, और यही कारण था कि वह उधर से जब भी गुजरते थे तो एक बार बिना देखे नहीं रहते, या जितनी देर वहाँ रहते तो उनकी नज़र उस तरफ ही ज़्यादा रहती थी। तो उनकी विशेषताएं हुई, एक तो वह नियमित काम करते थे, तभी वहाँ उसी चौराहे पर रुककर पान खाया करते थे, तभी उन्होंने नेताजी की मूर्ति को देखा। दूसरा कि वह एक संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरों के काम को आदर देते थे, उसके प्रति सम्मान का भाव रखते थे। तीसरा कि वह देशभक्त थे, देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों के प्रति उनके मन में अपार सम्मान था, अपार निष्ठा थी, आदर भाव था। दूसरा है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाला जो था, उससे जब इन्होंने पूछा कि अब चश्मा क्यों नहीं लग रहा है नेताजी की मूर्ति पर, तो उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो यहाँ दिया हुआ है। इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि पान वाला वैसे तो मजाक उड़ाता था, बड़ा मजाकिया और हंसोड़ किस्म का आदमी था, और उसने पहले कैप्टन का मजाक ही उड़ाया था। उसके बारे में जब हालदार साहब ने पूछा था तब उसने उसको पागल कहा था, उसको लंगड़ा कहकर बुलाया, मतलब उस पर व्यंग्य किया, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन कहीं ना कहीं वह एक बेहद संवेदनशील व्यक्ति था, और उसके मन में भी देशभक्ति की भावना दबी थी। दबी इसलिए थी
कि वह खुलकर उसको नहीं प्रकट कर सकता था। उसको लगता था कि बाकी लोग कैप्टन की तरह मेरा भी मजाक उड़ाएंगे अगर मैं इस बात को सामने रखूँगा, इसलिए वह अपने हृदय में दबा कर रखता था। लेकिन जब कैप्टन की मृत्यु हो गई तब वह इस भावना को दबा नहीं पाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके चेहरे पर उदासी आ गई। तो इससे उसकी इस विशेषता का पता चला कि वह एक संवेदनशील व्यक्ति था और कहीं ना कहीं उसके मन में भी देशभक्ति की भावना थी। कैप्टन की मृत्यु से उसकी जो यह भावना थी वह उभर कर सामने आ गई थी। तो संवेदनशील तो वह था। तीसरा है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इससे उसकी कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो इससे उसकी यह विशेषता पता चलती है कि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति था। उसके मन में देश के प्रति तो सम्मान था ही, साथ ही साथ देश के लिए जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया उनके प्रति भी अपार श्रद्धा थी। यही कारण था कि वह नेताजी की अपूर्ण मूर्ति को नहीं देख पाता था और जितना उससे हो सकता था, उसके पास जो साधन थे उनके माध्यम से ही वह अपनी सेवा दे रहा था, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था। तो इससे पता चलता है कि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति था और देश के प्रति, देश के लिए कुर्बान होने वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता था और उसको वह आजीवन निभाता रहा। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन करके छोड़ दिया उसने, वह जब तक जीवित रहा उसने वह लगातार किया। तो ये उसकी विशेषताएं हो गई। अब 7वां प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। अब आप यहाँ याद कीजिए कि जो बातचीत होती है हालदार साहब और पान वाले के बीच में, तो उसमें उनके दिमाग में जो चित्र बना होगा, उन्होंने पूछा कि ये कौन करता है, तो उसने बता दिया कि कैप्टन है, वही करता है। तो अब उन्होंने जब तक देखा नहीं था तब तक उनके दिमाग में यही बना होगा कि वह एक कोई रिटायर्ड फौजी होगा, सेवानिवृत्त फौजी होगा, या फिर नेताजी के पुराने साथियों में से कोई होगा। नेताजी के साथियों में से अभी भी एक आध लोग जीवित हैं। तो उस समय तो ये बहुत पुरानी कहानी है, तो उस समय तो और काफ़ी लोग जीवित थे। तो हालदार साहब ने सोचा होगा कि वह एक हट्टा कट्टा आदमी होगा, मजबूत, जैसा फौजी होते हैं, और या तो वह नेताजी का कोई पुराना साथी होगा या फिर फौज से रिटायर होकर आया होगा, जिसके मन में देश के प्रति अपार श्रद्धा है और वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता है। तो उसका जो चित्र उनके दिमाग में होगा वह एक मजबूत और अनुशासित व्यक्ति का होगा, जो कि देखने में फौजी जैसा ही लगता होगा। वह रौबदार होगा, उसका चेहरे से रौब झलकती होगी जैसा फौजियों के चेहरे से होता है। तो ये सब चित्र उनके दिमाग में आया होगा। उसकी आवाज़ रौबीली होगी, उसका चेहरा चमकदार होगा और उस पर एक गर्व की भावना होगी, देश के प्रति देशभक्त व्यक्ति होगा। तो एक आत्मसम्मान दिखता होगा उसके चेहरे पर। मतलब एक हट्टे कट्टे मजबूत और रौनक वाले आदमी की छवि उनके अंदर बनी होगी कि वह एक ऐसा व्यक्ति होगा। अगला प्रश्न है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पहला प्रश्न है, इस आधार पर आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको आपको बिल्कुल अपने मन से लिखना चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ इसमें।
कि इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, पहला जो प्रश्न है। तो इस तरह की मूर्ति लगाने के पीछे कई तरह के उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन हम उसमें जो सबसे अच्छा उद्देश्य होगा या कुछ ऐसे उद्देश्य हैं उनकी बात करते हैं। तो एक तो यह उद्देश्य हो सकता है कि जो हमारे पुराने महापुरुष हुए हैं, जो अब नहीं हैं संसार में, जिनको हम अब साक्षात नहीं देख सकते हैं, तो आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके, इसलिए उनकी मूर्तियाँ चौराहों पर लगाई जाती है, ताकि लोगों के मन में, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके मन में उत्सुकता हो कि यह कौन है, किन की मूर्ति यहाँ लगी हुई है, और यहाँ लगी है तो कोई विशेष होंगे, तो वह उनके बारे में जानने की इच्छा उसके मन में जागे और वह जानना चाहे, फिर उसको पता चले। तो एक तो यही उद्देश्य, सबसे अच्छा उद्देश्य कह सकते हैं कि लोग उनके बारे में जानें या उनको याद रखें, और आज की पीढ़ी भी ऐसा नहीं हो कि समय बीत गया तो उनको लोग भूल जाएं। जो उनके साथ के लोग थे वह भी अगर जीवित हैं तो वह भी देखेंगे मूर्ति तो बताएंगे बाकियों को कि देखो ये फलाने व्यक्ति हैं, इन्होंने ये काम किया। तो इससे समाज में एक अच्छी बात फैलेगी, अच्छा संदेश जाएगा, लोग अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। तो मूर्तियों को लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है उनसे लोग प्रेरणा पा सकें, उनको देखकर, उनके अच्छे कार्यों के बारे में जानकर उनसे प्रेरणा पाएं और उनके अच्छे गुणों से प्रभावित होकर स्वयं भी वैसा आचरण करने का प्रयास करें। तो यह उद्देश्य हो सकता है या होता है। दूसरा है कि आप अपने इलाके में चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों करवाना चाहेंगे। तो जाहिर है कि आप अपने इलाके में गब्बर सिंह की मूर्ति तो लगाना नहीं चाहेंगे, किसी महापुरुष की मूर्ति ही लगाना चाहेंगे, और आपका उद्देश्य भी वही होगा जिसकी बात अभी अभी मैंने की, कि ताकि आपके पसंद के किसी महापुरुष की जिनसे आप ज़्यादा प्रभावित हो। सभी अच्छे होते हैं, महापुरुष जितने हुए जिन्होंने अच्छे कार्य किए तो सभी अच्छे हैं, फिर भी लोगों की अपनी पसंद होती है कि किसी से ज़्यादा प्रभावित हो। कोई विवेकानंद से ज़्यादा प्रभावित है, कोई महात्मा गांधी से ज़्यादा प्रभावित होता है, कोई भगत सिंह से ज़्यादा प्रभावित होता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसकी नज़र में बाकी लोग खराब हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का एक रोल मॉडल अलग सा हो जाता है। तो आप अपने पसंद के किन्हीं का लगवा सकते हैं मूर्ति, लेकिन उद्देश्य आपका वही होगा कि आप उनको हमेशा देखेंगे, आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी, आपके साथ साथ आपके आसपास रहने वाले लोग भी उनसे प्रेरित होंगे और उनके अच्छे गुणों से सीखेंगे, और समाज में अच्छा संदेश फैलेगा, अच्छा आचरण फैलेगा। इसीलिए आप उनकी मूर्ति अपने क्षेत्र में लगवाना चाहेंगे। तीसरा है कि ऐसी मूर्तियों के प्रति दायित्व क्या बनता है हमारा और हमारे समाज का। तो दायित्व वही बनता है कि हमारे बीच कोई चीज़ रखा हुआ है, कोई भी संपत्ति है, कोई भी धरोहर है, तो यह समाज का दायित्व होता है कि उसको नुकसान न पहुंचे, चाहे वह किसी ने भी किया हो। वह मूर्ति चाहे सरकार ने बनवाया हो या आपके गांव वालों ने बनवाया हो मिलकर, या कोई संस्था ही, कोई स्कूल ही है, कुछ भी है जिसका सार्वजनिक लाभ है, जिससे सभी लोग लाभ लेते हैं, तो उसके प्रति हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके रखरखाव का ध्यान रखें। अगर हम ध्यान नहीं भी रख सकते हैं तो कम से कम यह ध्यान रखें कि हमसे उसको कोई नुकसान ना हो जाए, और जहाँ तक हो सके, जितना बन पड़े, हम उसके लिए कुछ अपना योगदान दें ताकि वह बना रहे। तो यहाँ प्रश्न था कि ऐसी मूर्तियों के प्रति जो चौराहों पर लगाई जाती है, तो ऐसी मूर्तियों के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि पहले तो हम अपने से छोटों को, जो हमारे सामने, जो हमसे छोटे लोग हमारे सामने आते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको उन मूर्तियों के बारे में बताएंगे, उनकी अच्छी बातें बताएंगे कि क्यों उनकी मूर्ति यहाँ लगी है। एक हमारी जिम्मेदारी यह भी है, जिससे कि सबके मन में उस मूर्ति के प्रति सम्मान हो। दूसरा कि हम उसके रखरखाव में अपना जितना हो सके योगदान दें।
हम वहाँ से गुजर रहे हैं, कोई गंदगी वहाँ है तो हम अगर उसको हटा दें तो हमारा यही योगदान काफ़ी होगा। किसी को अगर कुछ नुकसान पहुँचाते देख रहे हैं तो उसको हम मना कर देते हैं रुककर। अगर बच्चे ही खेलते खेलते कुछ कर रहे हैं, वहाँ कीचड़ फेंक दे रहे हैं उस पर, तो हम उसको अगर मना ही कर देते हैं तो हमारा यही योगदान होगा। कहने का मतलब है कि समाज में के लोगों का हमारा यही दायित्व बनता है ऐसी मूर्तियों के प्रति कि हम उसके रखरखाव में जितना हो सके योगदान दें, उसके बारे में अपने छोटों को बताएं, या जिनको नहीं पता है उनको बताएं कि क्यों इनकी मूर्ति यहाँ लगी है, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनकी मूर्ति यहाँ लगी है, मेरी क्यों नहीं लगी है, आपकी क्यों नहीं लगी है। तो उस विशेषता को हम समाज में फैलाएं जिससे लोग उनसे प्रेरित हो सकें और उसका लाभ समाज को पहुँचे। नौवां क्वेश्चन है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। अब इस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है, तो यह एक ऐसा चीज़ है जिस पर मैंने पाठ के शुरू में भी बात किया था कि सिर्फ सीमा पर तैनात फौजी ही देशभक्ति का परिचय नहीं दे रहे होते हैं, वह तो देश की रक्षा कर रहे हैं जिसके लिए वह अपनी जान देने तक के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ वही देशभक्ति नहीं है। अगर देश के भीतर रहने वाले सभी लोग खराब हो जाएं, गलत व्यवहार वाले हो जाएं, तो सीमा की रक्षा करने से देश का कुछ भला नहीं होगा। वह सीमा किसी काम की रहेगी ही नहीं अगर उसके अंदर का सब कुछ बर्बाद हो जाए। सीमा तो बाहर के देशों से या बाहर के दुश्मनों से बचाने के लिए होती है, लेकिन जो पूरी आबादी होती है देश की, पूरी जो चीज़ें होती है, जो भी हमारे देश की संपदा है, जो भी चीज़ है यहाँ, वह सब तो उस सीमा के अंदर है। तो बाहर से कोई आएगा तब उसको नुकसान पहुँचाएगा, इसके लिए देश के जो फौजी हैं वह काम करते हैं। लेकिन बाकी सब काम तो देश के अंदर रहने वाले करते हैं। वह अगर अपने आसपास ठीक से नहीं रह रहे हों, अनुशासित नहीं रहें, चीज़ों का ध्यान नहीं रखें, हर चीज़ को नुकसान पहुंचाने लगें, किसी भी हर तरह की अराजकता फैल जाए, तो फिर सीमा की रक्षा करके कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो यहाँ पर है कि आप अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई क्या चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं? तो वह चीज़ें हैं कि हम जो हैं, डिस्टर्ब मत करो, वह चीज़ें हैं, मैं फिर से इसको दोहराता हूँ कि अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। कैसे कार्य, कौन से कार्य हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं और जिससे हम देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं? तो छोटे छोटे और बड़े बहुत सारे कार्य हैं। तो पहले छोटे कामों की बात करते हैं, जैसे बिजली की बर्बादी न करना, पानी की बर्बादी न करना। आपका जीवन, आप अभी विद्यार्थी जीवन है, आप अपने विद्यार्थी जीवन में किन कार्यों से देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं? आप कहीं नल खुला हुआ देखते हैं, अभी हर जगह सरकार की तरफ से नल लगाए गए हैं, अक्सर देखने को मिलता है कि किसी ने उसमें से पानी लिया और उसको खुला छोड़ दिया। आप उसको बंद कर देंगे, वह पानी बचेगा। यह भी एक देशभक्ति है और यह बहुत महत्वपूर्ण देशभक्ति है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा है जो पानी के कारण तकलीफ़ में है और हम उस पानी को यहाँ बर्बाद कर रहे हैं। जो अंदर का पानी है, ज़मीन के अंदर का, वह सीमित है, तो उसको हमें बर्बाद करने से बचाना चाहिए। यह एक देशभक्ति है। बिजली के उत्पादन में बहुत खर्च होता है, तो बिजली की बर्बादी अगर हम रोक सकते हैं तो वह एक देशभक्ति है कि हमने बिजली बचाया, तो उससे उतना कम उत्पादन करना पड़ेगा, उतना खर्च बचेगा और उससे कुछ ना कुछ दूसरा काम होगा। इसी तरह से पर्यावरण की बात अगर हम करें तो हम अपने जीवन में, आप विद्यार्थी
कचरों को व्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपने हाथ से कोई कचरा ना फैलाएं इधर उधर। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर हम फेंक देते हैं, हम कलम से लिखते हैं प्लास्टिक के पेन से, उसको कहीं फेंक देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने जीवन में करते हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। तो आप उनको करना छोड़िए, दूसरों को भी प्रेरित करिए कि ये करने से पर्यावरण का नुकसान होता है। यह भी एक देशभक्ति है और बहुत बड़ी देशभक्ति है। आप अपने से पहले तो आप स्वयं अनुशासित रहें, हर काम अनुशासन में करें, बड़ों को आदर दें, छोटों से स्नेह से बात करें, फिर यही चीज़ें आपसे आपके छोटे सीखेंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति है कि आप समाज को एक अच्छा मॉडल पेश कर रहे हैं, आप उनको एक प्रतिदर्श अपने आप को बनाकर पेश कर रहे हैं कि आपका देख के लोग सीख रहे हैं, आपका उदाहरण दिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको करके आप देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। तो आप इनमें से जो बातें आप लिखना चाहें वो लिख के इसका उत्तर बना सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। तो यह तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई गिराक आ गया, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसका जो हिंदी में इसको ऐसे कहेंगे कि कोई ग्राहक आ गया, अगर कोई ग्राहक आ गया और उसको चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उस समय, और वह चश्मा उस समय नेताजी की मूर्ति पर लगा होता है, तो वह वहाँ से मूर्ति वाला फ्रेम उतार कर उसको दे देता है और मूर्ति पर दूसरा कोई फ्रेम लगा देता है। तो बड़ा आसान है, ये आप कर सकते हैं। 11वां है, भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ हो सकते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि हिंदी में अंग्रेजी का प्रयोग या दूसरी भाषाओं के शब्द हम घुसा देते हैं, तो यह अच्छी भाषा नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि भाषा को सहज बनाने के लिए हम दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। एक तो कारण होता है कि जिन चीज़ों का निर्माण ही विदेशों में हुआ तो उनका तो नाम विदेशी होगा। जैसे बहुत से लोग मोबाइल, बस, रेल, ट्रेन वगैरह का भी हिंदी नाम ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो बेकार है। मेरा नाम अगर श्याम है तो अंग्रेज मुझे ब्लैक नहीं बोल सकता है, श्याम को अंग्रेजी में ब्लैक बोलते हैं, तो अंग्रेज मुझे श्याम ही बुलाएंगे। इंग्लैंड में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले, स्पेन में रहने वाले सब मुझे श्याम ही बुलाएंगे, तभी, चूँकि वो मेरा नाम है। तो वैसे ही जहाँ जिस चीज़ का आविष्कार हुआ, जहाँ जिसका जन्म हुआ, वहाँ की भाषा में उसका नाम रख दिया जाता है। तो उसका बेवजह हम हिंदी अनुवाद करने के चक्कर में ना पड़ें। तो दूसरी भाषा के शब्दों के आने से यह लाभ होते हैं कि वह भाषा सहज बनती है। बहुत बार लोग कुछ शब्दों से ज़्यादा परिचित होते हैं। जैसे अगर सचिवालय है, उसको सेक्रेटेरिएट कहने का आदत है लोगों को, तो आप जब सचिवालय बोलेंगे तो सामने वाला एक बार सोच में पड़ जाएगा, लेकिन सेक्रेटेरिएट बोलेंगे तो वह तुरंत समझ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप सेक्रेटेरिएट का प्रयोग करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। हिंदी भाषा का वह शब्द अगर वहाँ आप जिद पर रहे कि नहीं मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं सारे शब्द हिंदी भाषा के बोलूँगा। अगर इसके कारण पर अगर गौर करें तो उसका कारण है कि हमारे देश पर अनेक विदेशी शासकों का शासन रहा। पहले मुग़लों का रहा, उसके बाद अंग्रेज आ गए, तो मुग़लों के साथ अरबी, उर्दू वगैरह आया, अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेजी, पोर्तुगीज़, फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह आ गया, ग्रीक। तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं यहाँ प्रचलित रहीं। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि हिंदी सिर्फ अपने शब्दों के साथ चलती रहे। तो उसको सर्वग्राह्य यानी सभी के ग्रहण करने के योग्य बनाने के लिए उसमें दूसरी भाषाओं के शब्द गोद ले लिए गए, घुस गए। जैसा आपने व्याकरण में पढ़ा है, देशज विदेशज, तत्सम तद्भव और देशज विदेशज आपने पढ़ा है, तो ये विदेशज शब्द जो हैं वह भी हिंदी भाषा के ही शब्द मान लिए गए।
तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके अब ऐसा नहीं कि उनके आने से कोई नुकसान हो गया, उनके आने से वह भाषा सरल हो गई। अब यहाँ जैसे ये बोल रहे हैं भाई खूब, क्या आइडिया है, तो इसमें भाई के बाद जो खूब बोला गया वह भी उर्दू का शब्द है, आइडिया अंग्रेजी का शब्द है। तो ऐसे में एक प्रशंसा का भाव जैसा वह व्यक्त करना चाहते हैं, उसके लिए यही सटीक शब्द वहाँ बन पड़ा। और विचार आइडिया का अगर वह अनुवाद करके बोलने जाते तो युक्ति या सूझ ऐसा कुछ उनको बोलना पड़ता, या सोचते ही तो उस समय उनके दिमाग में जो सबसे सरल और सबसे प्रचलित शब्द आया वह था आइडिया। तो उन्होंने यह वाक्य प्रयोग किया। तो इससे भाषा सरल बनती है, दूसरी भाषाओं के शब्दों के आने से सर्वग्राह्य बनती है, सभी के ग्रहण करने लायक बनती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक विशेष तरह से शुद्ध हिंदी की शब्द के सारे शब्द जानता ही हो या वह हमेशा प्रयोग करता हो या उसके मन में वह प्रचलित हो। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह से कई सारे लाभ हम देख पाते हैं। इसके बाद जो भाषा बोध है वो व्याकरण है, इसको आप बनाइएगा, आपने पढ़ा है। फिर पाठ्येतर सक्रियता है, इस पर भी करिएगा अपने स्तर से काम। इन सब चीज़ों से आपको लगेगा कि इनका क्या है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, किताब में इसलिए दिया जाता है, इससे आपकी जो क्षमता है वो विकसित होती है, आपकी जो कैपेसिटी है उसका विकास होता है, आप बेहतर रचनात्मक हो पाते हैं, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। इसलिए समय है तो इन चीज़ों को करना चाहिए। तो इस तरह से नेताजी का चश्मा पाठ का हमने लगभग पूरा काम कर लिया है। अब अगले दिन जब हम शुरू करेंगे तो अगले पाठ पर चलेंगे, बाल गोविंद भगत, जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कहानी है। अभी लाइट भी चली गई है, यह वीडियो मैं डालूँगा, अब सुबह आपको दिख जाएगा। थैंक यू।